Hi everyone, welcome to Biology Solutions with Suraj Prakash. Let us start the next part of the endoplasmic reticulum. हमने अभी तक स्ट्रक्चर किया और कुछ हिस्ट्री जानी, ऑकरेंस जाना कि कहाँ होता है, लोकेशन क्या है। बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं और बहुत सारी आज चीज़ें हम फाइनल पार्ट में करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो देखिए, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह की टाइप्स आ रही है. सामने हमने ये डायग्राम ऑलरेडी पिछली बार भी ड्रॉ की थी. फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज RER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ, अगर आप यहां देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर पार्ट. ग्रेनुलर पार्ट मीन्स having ribosomes on their surface. Most important, ribosomes on their surface. अब यहां जहां भी आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं, जहां भी ये रेड कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा हिस्सा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है. अब जब हम जानते भी हैं, हमने लास्ट टाइम किया भी था, सो इसके पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, दिस इज, अब ये एरिया कौन सा है, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने. इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने ओनली. इसके पास सिस्टर्ने है. और काम क्या है इसका, बहुत ही सिंपल, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. क्योंकि राइबोसोम्स जहां भी होंगे वहां आप क्या करेंगे, वहां आप सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स मानकर चलेंगे, क्योंकि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज. तो हम सीरीज बाय सीरीज करेंगे. कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो आगे आते जाएंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी मैच करेंगे, उनके साथ भी कंसर्न होगा. सो देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ही ये करते हैं. अगर आप यहां भी देखें तो राइबोसोम्स अगर इसके सरफेस पर है, आगे क्या कहानी है, बहुत डिटेल प्रोसेस है, लेकिन 11th क्लास के लिए उतना हम नहीं जाएंगे. लेकिन आप देखिए यहां क्या हो रहा है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही हैं और एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन में जा रही हैं इन दिस एरिया. तो ये क्या है, अगर देखा जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होता है, और अगर सिस्टर्ने की बात करें तो कहां होता है, इट इज फाउंड इन दोज एरियाज विच आर एक्टिव सेल्स. उन एरियाज में विच आर वेरी एक्टिव, लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ल्यूकोस, लेट अस टेक प्लाज्मा सेल्स. अगर प्लाज्मा सेल्स आर एक्टिव, हाई प्रोटीन सिंथेसिस होती है. देयर आर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. देखिए, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पे भी क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है. देयर इज लीवर, पैंक्रियाटिक सेल्स. सो अगर हम इनकी बात करें, लीवर सेल्स की या पैंक्रियाटिक सेल्स की, तो ये भी हाईली एक्टिव सेल्स है जो बहुत सारा काम करते हैं और यहां पर प्रोटीन्स की बहुत जरूरत पड़ती है. नाउ दीज आर द एरियाज और दीज आर द सेल्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर. दीज आर एक्टिव सेल्स विच कंटेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन हाई अमाउंट्स. और इसी वजह से इनका काम भी क्या है, इनको प्रोटीन की बहुत सारी जरूरत पड़ती है. सो दैट इज द रीजन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज दिस ग्रेनुलर एरिया विच इज नोन एज द सिस्टर्ने. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल टॉपिक. नाउ लेट अस टेक द सेकेंड पार्ट विच इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज नोन एज SER. अब ये SER क्या है, अगर आप यहां देखें, इन दिस एरिया, दिस इज ए ग्रेनुलर. व्हाई इट इज ए ग्रेनुलर, सो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ए ग्रेनुलर एरिया और ए ग्रेनुलर पार्ट. अब ये ए ग्रेनुलर पार्ट क्यों है, सिंपल सी बात है, हमें दिखाई दे रहा है, क्या यहां पे कोई राइबोसोम्स है, नहीं. सो देयर आर नो राइबोसोम्स. दूसरी चीज, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, नो प्रोटीन सिंथेसिस. नेचुरली जब यहां पर
यहां पर राइबोसोम्स ही नहीं है तो यहां प्रोटीन सिंथेसिस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके पास क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसके पास कौन से पार्ट्स होंगे? कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, बहुत बढ़िया, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये दो पार्ट्स हैं, ये हमने पहले ही कर लिए। ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स इसके पास है, एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है और आता भी है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखें। अब किसके साथ कंसर्न है? इट इज सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। देखिए लिपिड्स की स्टोरेज भी करता है, सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी करेगा, ठीक है। देयर इज स्टीरॉइड्स की भी है ना, कुछ स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, इसकी सिंथेसिस भी होती है। देयर आर सर्टेन लिपिड हार्मोन, सॉरी विटामिन्स, इनकी भी सिंथेसिस होती है। तो देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो एरिया है, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बिल्कुल थोड़े से अलग है, क्योंकि इनके सिंथेसिस भी अलग है, स्टोरेज अलग करते हैं, तो काम भी अलग करते हैं। तो अगर होल एंड सोल, अगर होली सोली देखा जाए, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a very important organelle to perform various functions, various body activities, वो आगे हम करेंगे। अब ये कहां पाए जाते हैं? देखिए देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जो याद रखिए, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल्स है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल्स है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है। देन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एडिपोज सेल्स, यहां भी आप ये देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन होती है। देन देयर इज इंटरस्टिशियल सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल आपके सामने है। देयर इज माइलॉइड सेल्स, माइलॉइड सेल्स ऑफ रेटिना, यहां भी आपको क्या है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन हाई क्वांटिटीज मिलेगा। तो देखो जहां तक सवाल आता है टाइप्स का, तो हमें टाइप्स में ये चीजें जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। नाउ लेट अस टेक द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस टेक नाउ द फर्स्ट फंक्शन इज मैं एक टोटलिटी में ही फंक्शन लूंगा, तो साथ साथ हम करते जाएंगे। इट इज मैकेनिकल सपोर्ट। देखिए यहां हेडिंग लिखना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा। मैकेनिकल सपोर्ट, सिंपल सी बात है। सेल के अंदर हमने शुरू में ही कहा था कि ये साइटोस्केलेटन बाकी ऑर्गेनेलीज के साथ मिलकर एक साइटोस्केलेटन नेटवर्क बनाता है। इसका सरफेस एरिया भी बहुत होता है, ये एरिया भी बहुत सारा कवर करता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से देखा जाए तो ये अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सारा एरिया ऑलमोस्ट कवर करता है। तो यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि प्रोवाइड वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिकल सपोर्ट along with माइक्रोट्यूब्यूल्स, वी नो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। एक अगर देखा जाए तो यहां देखिए, पूरा फोकस कीजिए along with microtubules and microfilaments। ये क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोवाइडिंग एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट टू द सेल साइटोप्लाज्म और सेल। दूसरा फंक्शन क्या आ जाता है? दैट इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स जो है बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, वो आगे भी आएंगे। तो हमें यहां ये देखना है कि कौन से एंजाइम्स, जो मेजर एंजाइम्स यहां पड़े होते हैं, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फॉस्फेटेज, ये भी यहां पड़ा होता है। देयर इज एटीपीएज, ये भी यहां है। देयर इज न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज एक्सेट्रा। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं, जितने भी एंजाइम्स आप यहां देख रहे हैं, ये सभी कोई ना कोई सिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं या ये कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। तो इट इज रिच इन एंजाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तीसरा फंक्शन हमारे पास आ जाता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेटिक, जो भी सिंथेटिक मेटाबोलाइट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेटिक मेटाबोलाइट्स। नाउ इसका क्या मीनिंग है? अगर इस चीज का हम मीनिंग देखें तो देखो मीनिंग क्या आ जाता है, यहां क्या करेगा। देखो इसका क्या काम है, जो भी सिंथेसिस होती है, चाहे वो प्रोटीन होगी, लाइपिड्स होंगे या कोई हार्मोन बनेगा, तो इसका काम क्या होगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है, विच इज नोन एज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब सेल के अंदर जहां भी मटेरियल की जरूरत होगी, ये उन सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को पहुंचाएगा। अगर सेल के बाहर भी होगी तो वहां भी पहुंचाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिंथेटिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बनाता है सेल के अंदर, हर एक जगह पे, सेल के ईच एवरी निक एंड कॉर्नर पे मटेरियल को पहुंचाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्या कर रहा है, हमें हेडिंग जाननी है और हमें इसका एक मेजर फंक्शन जानना है, क्योंकि आगे जैसे जैसे अब गोल्गी बॉडी आएगा, ये राइबोसोम आएगा, वो भी इसके साथ थोड़ा बहुत कंसर्न करता जाएगा और डिटेल होती जाएगी। तो हम उतना ही रखेंगे जितना इसके लिए जरूरी है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जो फोर्थ फंक्शन आ जाता है, दैट इज स्टोरेज। अब देखो स्टोरेज, मैंने पहले ही कहा कि अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अब ये क्या करते हैं, देखो सिंथेसिस तो करते ही करते हैं प्रोटीन्स एंड लाइपिड्स की, लेकिन दे ऑल्सो स्टोर्स प्रोटीन्स एंड लाइपिड्स। प्रोटीन्स और लाइपिड्स की स्टोरेज करते हैं, ग्लाइकोजन की स्टोरेज। अगर हम देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन की स्टोरेज भी करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो यहां हम सिर्फ स्टोरेज मेजर रखेंगे, प्रोटीन और लाइपिड्स की स्टोरेज कर रहा है। देन उसके बाद द फिफ्थ फंक्शन, बिल्कुल इजी, कोई टेक्निकलिटी नहीं हम यहां देंगे। देयर इज प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने इसको पहले भी बताया और फिर से हल्का सा, यू नो कि प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है? राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स कहां पे? ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या कर रहे हैं? ये अल्टीमेटली प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और आप जैसे यहां भी देख रहे हैं, राइबोसोम्स जो है ये काम करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे हैं। और यहां पर अल्टीमेटली जगह कौन दे रहा है? अब इसके ल्यूमन में देखो, ये प्रोटीन जो है स्टोर हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। राइबोसोम की लोकेशन जो है बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के ऊपर आके जाती है। सो क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है, वो तो अलग बात है, लेकिन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स on rough endoplasmic reticulum is due to the ribosomes present over it. Understood my point? तो ये समझने की आपको बहुत जरूरत है। तो यहीं से फिर ये जो प्रोटीन होती है मॉडिफाई होती है और आगे चली जाती है। चलिए आगे वाला फंक्शन देखते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। द सिक्स्थ फंक्शन इज द पैकेजिंग।
देखिए पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स में भी हेल्प करता है। अब कैसे करता है, क्योंकि इसमें इसमें अल्टीमेटली देखिए देयर इज द रोल ऑफ, यहां पर रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी आ जाता है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, देखो ये जो वेसिकल्स है ये अल्टीमेटली कहां आते हैं अगर देखा जाए तो यहां से, अगर मान लो कि ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो एरिया है इसके और इसके बीच में, दिस इज द ट्रांजिशनल एरिया। इन दोनों के बीच का एरिया ये जो है, दिस इज द ट्रांजिशनल एरिया, दोनों के बीच का एरिया है। नाउ इस ट्रांजिशनल एरिया में क्या होता है, there is the synthesis, there is the presence of certain vesicles which are known as transport vesicles, और इन्हीं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स से ये प्रोटीन पैक होकर इन जगहों पर आ जाती है। मान लेते हैं ये यहां पर पहुंच गई, इसके बीच में ये प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में आई है इस ट्रांजिशनल एरिया में, नाउ इट गेट फ्यूज्ड विद द गोल्गी अपरेटस मेम्ब्रेन and transport from one area to another, one cistern to another via exocytosis, और exocytosis से ये फिर यहां secretory vesicles, they come out as secretory vesicles, तो इनके बीच में भी प्रोटीन्स होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर क्या है, थोड़ी सी मॉडिफाइड प्रोटीन हो गई। सो these are सिक्रीटरी वेसिकल्स। इसको हम डिटेल में लेंगे इन गोल्गी बॉडीज, लेकिन यहां पर सिर्फ फंक्शन समझने की जरूरत है। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर जो प्रोटीन है ये कहां जाएगी, किस किस एरिया में जाएगी, ये तो सेल की एबिलिटी और सेल की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कहां जाएगी। तो अल्टीमेटली देखो कि पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, नेचुरली प्रोटीन जो है यहां रॉ होती है, यहां कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं है। फंक्शनल प्रोटीन तो तब आएगी जब ये सेक्रेटरी वेसिकल में जाएगी और आगे जिस एरिया में जो काम करना है उसके लिए मॉडिफिकेशन होती है और अल्टीमेटली फिर वहां जाके वो काम करती है। यहां तो इस प्रोटीन का कोई रोल नहीं है, यहां सिर्फ स्लाइट मॉडिफिकेशन होती है या कोई एडिशन होगी, ठीक है। और अल्टीमेटली ये यहां से निकलकर जब सेक्रेटरी वेसिकल में जाती है फिर वहां पर गोल्गी अपरेटस क्या करता है, इसको जहां जहां भेजना है सेक्रेटरी वेसिकल के थ्रू वहां वहां भेजता जाता है। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, पैकेजिंग का सिस्टम बना हुआ है, और ये चीजें जो है ये सारा काम कौन कर रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना होगा कि पैकेजिंग में भी इसका रोल होता है। देन सेवंथ पार्ट, देखिए सेवंथ पार्ट पे क्या आ जाता है, देयर इज एटीपी सिंथेसिस। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपी सिंथेसिस भी करवाता है, और एटीपी सिंथेसिस कैसे करवाएगा, सिंपल सा रोल है, कोई ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, क्योंकि नीट के लिए और यहाँ एकेडमिक के लिए हमें कितना चाहिए। अब ये एटीपी सिंथेसिस कहां होगी, क्या इसके पास होती है, नहीं। These ATPs are imported from mitochondria, इतना याद रखो। ये यहां से इंपोर्ट करवाए जाते हैं और फिर इनको कहां कहां यूटिलाइज किया जाएगा, यानी सिंथेसिस के लिए इनकी भी हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि जब एटीपी सिंथेसिस होगा तो उसमें अल्टीमेटली कहां क्या करवाना है, कौन से पार्ट में फंक्शन करवाना है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि उसका एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो एटीपी वहां से वहां भेजी जाती है। सो एटीपी सिंथेसिस में भी और इंपोर्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया हम ऐसा कह सकते हैं, एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड देन दे आर यूटिलाइज्ड एज पर द नीड ऑफ द सेल। दैट इज ऑल्सो in a way is initiated by endoplasmic reticulum. Then eighth function, देखो eighth function इसका क्या आ जाता है, that is हमने पहले ही कर दिया, that is synthesis of lipids। और कौन करता है, देखिए लाइपिड सिंथेसिस हम ले लेते हैं,
तो लाइपिड सिंथेसिस कौन करेगा? मुझे लगता है कि आप अगर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा, फिर भी बता देता हूं। इट इज द SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लाइपिड की सिंथेसिस करता है। लाइपिड की सिंथेसिस कहने का मतलब है कि चाहे वो स्टीरॉयड हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, रेटिनल पिगमेंट्स की अगर सिंथेसिस करवानी है ना, तो ये सारी चीजें कौन करवा रहा है? ये बेसिकली SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स करवाते हैं। तो इनके पास ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो सिंथेसिस करवाते हैं। देन द नेक्स्ट फंक्शन, द मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। और ये भी किसके, कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मसल कंट्रैक्शन में कैसे हेल्प करता है? बाय स्टोरिंग और बाय अपटेकिंग द कैल्शियम आयंस एंड देन रिलीज इट ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि ये क्या कर रहा है? स्टोर्स एंड रिलीज द कैल्शियम आयंस ड्यूरिंग contraction or the muscle contraction। ये उस वक्त क्या करता है? मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाता है। पहले तो स्टोरेज भी करता है, ये भी एक इसका फंक्शन है, और रिलीज भी करवाता है ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व सिग्नल। जैसे ही सिग्नल आएगा ये अपना, क्योंकि आगे मसल कंट्रैक्शन आना ही है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, तो इतना याद रखिए कि कोई ना कोई स्टिमुलेशन होगा तभी ये रिलीज होंगे, और जब ये रिलीज होंगे तो मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट हो जाएगी। तो ये भी काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं, 2-3 जगह हैं, लेट अस इरेज और इसके बाद फिनिश करते हैं। नाउ द 10th फंक्शन इज लार्ज सरफेस एरिया। देखो, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, मैंने इसीलिए पॉइंट्स लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं कोई बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। दीज आर फ्रॉम द बुक्स एंड फ्यू ऑफ द टीचर्स जिनको मैं फॉलो करता हूं। सो यहां पर क्या है? अगर आप देखिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, या अभी हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं। वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन। बाय डिटॉक्सिफिकेशन होती है बाय SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब डिटॉक्सिफिकेशन और लार्ज सरफेस एरिया का क्या रोल है, मैंने इसीलिए लिखा। देखो, जब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि किसी हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं कि जब भी हम सपोज कोई ड्रग्स या कोई पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं या कोई कार्सिनोजेंस हैं, तो उस वक्त डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है। और डिटॉक्सिफिकेशन में हम अल्टीमेटली क्या करते हैं कि इनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, इंक्रीजेस ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन यहां पर हम याद रख लेते हैं कि वैसे भी ये सेल का बहुत सारा सरफेस एरिया ले लेते हैं, है ना। और दूसरी चीज ये आ जाती है कि ड्यूरिंग एनी फंक्शन तो इनका थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नाउ डिटॉक्सिफिकेशन के वक्त क्या होता है? बेसिकली मैंने कहा कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को हार्मलेस में कन्वर्ट करता है, पर कैसे? कन्वर्ट्स harmful
substances to harmless ones by hydroxylation, means addition of hydroxyl group. हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करते हैं या वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड होता है अल्टीमेटली। और होता क्या है कि वो सब्सटेंसेस जो हैं जो पहले इनसॉल्युबल थे, दे आर कन्वर्टेड टू सॉल्युबल वंस। और फिर ये क्या किए जाते हैं, जब ये सॉल्युबल वंस हो जाते हैं, दे आर रिमूव्ड आउट थ्रू द किडनी, थ्रू द यूरिन एक्सेट्रा। अब ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है वो है पॉइजन्स को भी रिमूव होता है, देयर आर ड्रग्स, देयर आर पॉल्यूटेंट्स। अब पॉइजन साइनाइड नहीं, फाइनल in the form of some harmful pollutants. Then अगर हम कहें कार्सिनोजेंस, इनको भी ये डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे लीवर के अंदर डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, और दो मेन डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं लीवर के अंदर। वो दो मेन डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स क्या हैं? P450 एंड P448। अब देखिए, यहां तक P448 का कंसर्न है, हम इतना याद रखें कि ये कार्सिनोजेंस को डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई कार्सिनोजेंस। और जहां तक P450 का सवाल है, ये किसकी बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रग्स, मैक्सिमम ड्रग्स की जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो P450 ही करता है, मैक्सिमम ड्रग्स की। अब कई बार होता है कि कोई भी, हमें कईयों को दवा लेने की आदत होती है तो ड्रग्स बहुत लेते हैं, है ना, एंग्जाइटी होती है, ड्रग्स ले लिया, कुछ भी हुआ ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो अब वो क्या होता है कि बॉडी के अंदर तो नेचुरली अब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हो रहे हैं, और लीवर जो है, लीवर बड़ी जल्दी भांप जाता है, वो इमीडिएटली इन डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स को सिक्रीट करता है, और अल्टीमेटली क्या करता है, उनको सॉल्युबल फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालता है। और यहां पर ड्रग्स भी हैं, कार्सिनोजेंस भी हैं, उनको भी रिमूव करता है, पॉल्यूटेंट्स को भी रिमूव करता है। लेकिन मेजरली इसका फंक्शन क्या है कि वो ड्रग्स, मैक्सिमम ड्रग्स हमारी बॉडी में से को अगर बाहर निकालना है बॉडी से, तो ये कौन काम करता है? इट इज दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये काम करता है। ये है हमारा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जितने भी साइटोक्रोम्स हैं, अल्टीमेटली ये साइटोक्रोम्स है, मैंने नाम नहीं लिया, तो साइटोक्रोम P50 एंड साइटोक्रोम P448, ये थोड़ा सा वास्ट आ जाता है। तो इतना हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है कौन है, SCR, और कैसे करता है? बाय एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लास्ट फंक्शन हम देख लेते हैं, 12th फंक्शन। यहां पर क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। तो देखिए, कुछ ऑर्गेनेलीज की सिंथेसिस भी करता है, और क्या वो ऑर्गेनेलीज हैं? बहुत ही सिंपल, जैसे लाइसोसोम्स। आगे आप पढ़ेंगे ये कैसे लाइसोसोम्स होता है, बहुत है, मैंने कुछ चीजें यहां नहीं बोली हैं क्योंकि वो कंफ्यूज करने वाली है, और टॉपिक और ज्यादा, मेरा मैक्सिमम टॉपिक आधे घंटे का ही होता है तो लंबा हो जाएगा। लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, एंड गोल्गी बॉडीज है। तो स्टिक टू द टॉपिक, उससे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स भी करते हैं इन प्लांट सेल्स, तो ये भी एक फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स भी होता है बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रैगमेंट्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी थी, और आई होप हमने इस टॉपिक के साथ एक जस्टिस किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और
डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिल रही है मुझे और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।